हेलो गाइस, वेलकम टू टेक एंड मीम्स। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं डेटा एनालिसिस के IT 601 के यूनिट 1 का, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू डेटा एनालिटिक्स। तो ये यूनिट बहुत ही ज़्यादा क्या कहते हैं, इंट्रोडक्टरी पार्ट है इस सब्जेक्ट का, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट आपकी डिग्री एग्जामिनेशंस के लिए एज वेल एज अगर आप इंडस्ट्री में डेटा साइंस या फिर डेटा एनालिस्ट की पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आगे इसका सिलेबस क्या है। बेसिकली जो इसका सिलेबस है वो है, इसमें क्या क्या आता है। ये टॉपिक्स मेनली जो है, सोर्सेज एंड नेचर ऑफ डेटा, क्लासिफिकेशन, टाइप्स ऑफ डेटा, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं डेटा के, ये बताया जाएगा। फिर देखेंगे हम कि बिग डेटा क्या होता है, बिग डेटा के क्या क्या प्लेटफॉर्म्स हैं, नीड ऑफ डेटा एनालिटिक्स की, डेटा एनालिटिक्स की हमारे नीड क्या है। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि यहाँ पे कि कैसे कैसे एनालिटिक्स के जो डिवाइसेस हैं कैसे कैसे इवॉल्व हुए हैं जनरेशन बाय जनरेशन, और जैसे जैसे टेक्नोलॉजी में चेंज आया है वैसे एनालिटिक्स के कैसे कैसे प्रोसेसेस होते हैं एनालिटिक्स में, और कौन से टूल्स यूज होते हैं ये भी देखेंगे हम। फिर हम देखेंगे एनालिसिस और रिपोर्टिंग में डिफरेंस क्या है, क्या दोनों अलग हैं या सेम है, या फिर क्या माइन्यूट डिफरेंस है दोनों में, इन टर्म्स को देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि मॉडर्न जो डेटा एनालिटिक्स यूज हो रहा है कंपनीज में, ऑर्गेनाइजेशंस में, बिजनेस में, वो कैसे, किन टूल्स से हो रहा है। फिर हम देखेंगे कि एप्लीकेशंस क्या है डेटा एनालिटिक्स के। ऐप हमारे कि डेटा एनालिटिक्स को अगर आप चाहें तो अपने प्रोजेक्ट में भी कैसे लगा सकते हैं, और कहाँ कहाँ इसका यूज होता है, ये हम बेसिकली इसमें देखेंगे। फिर आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं हम कि इसमें आएगा डेटा एनालिटिक्स लाइफ साइकिल के बारे में, जिसमें कि डिस्कवरी, प्रिपरेशन, मॉडल प्लानिंग और ये सारी स्टेजेस हम देखेंगे। तो अगर आप रेडी हैं तो तुरंत से आप लाइक कर दीजिए वीडियो को, और हम इसी बात पे इस वीडियो को फिर स्टार्ट करते हैं। और आई होप कि अगर आप अच्छे से प्रयास करना चाहते हैं चीज़ें, तो जो जो मैं अगर क्वेश्चन करूँ बीच में तो आप उसको कमेंट कर दीजिएगा, इससे थोड़ा इंटरैक्टिव बनेगा वीडियो। चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। हम देखने वाले हैं पहला टॉपिक, जो कि मोस्टली रिलेटेड है बिग डेटा से। तो बिग डेटा होता क्या है? अब जैसे इसके नाम से हमें पता लग रहा है कि बिग डेटा मतलब कुछ ऐसा डेटा होगा जो काफी बड़े अमाउंट में होगा या फिर एनॉर्मस साइज इसका होगा। तो देखते हैं, एक ही ऐसा डेटा है, data sets which have grown to enormous sizes that are conventional information technologies can no longer effectively handle either the size of the data or the scale of the growth of the data set। मतलब ऐसा डेटा सेट जो बहुत ही ज़्यादा enormous साइज, से ज़्यादा हो गया है, जो डेटा हम नॉर्मली हैंडल कर सकते हैं, जैसे कि मान लो MS एक्सेल में हम थोड़ा सा डेटा हैंडल कर लेते हैं बहुत इजीली। पर वो डेटा ऐसा साइज का अगर बन जाए, धीरे धीरे एड अप होता जाए, ताकि हम उसको MS एक्सेल से इजीली हैंडल ना कर पाए, और ताकि उसको उसका इतना ज़्यादा साइज हो जाए डेटा का, और उससे ज़्यादा रेट पे ग्रो हो रहा है डेटा, मान लो कंपनी कोई छोटी थी फिर बड़ी हो गई, तो उसका डेटा भी बिग डेटा में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसी को बोलते हैं बेसिकली बिग डेटा। तो आगे बढ़ते हैं, फिर हम देखते हैं कि प्रॉब्लम्स क्या हैं बिग डेटा में। बिग डेटा में कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं जो कि हम लोग बेसिकली, जो स्मॉल कंपनीज होती हैं वो नहीं हैंडल कर पाती हैं। तो वो क्या प्रॉब्लम्स आ जाती हैं बिग डेटा में, वो बेसिकली एक्विजिशन की प्रॉब्लम आ जाती है। डेटा को हम कहाँ से एक्वायर करें, इतना बड़ा डेटा जो है हम स्टोर कहाँ से करें। इतना, हर किसी के पास इतनी मेमोरी स्पेस नहीं है, और एक स्पेस लगती है जो कि कॉस्टली भी होती है। तो ये एक प्रॉब्लम अराइज होती है। डेटा, इतना बड़ा डेटा जो हो जाता है उसमें हमें सर्च करने में कोई रिकॉर्ड में डिफिकल्टी आती है। साथ ही साथ अगर कोई डेटा आपका बहुत बड़ा है तो उसको आप इजीली दूसरे कंपनी से, एक कंपनी से दूसरे कंपनी नहीं भेज सकते हैं। अगर आपको भेजना भी है तो आपको बहुत अच्छे लेवल के प्लेटफॉर्म से टेक्नोलॉजी यूज करनी पड़ेगी, जिसमें टाइम लगता है, टेक्नोलॉजी आपको आनी चाहिए, और कॉस्ट तो लगती ही है। फिर आ जाता है प्रॉब्लम बिग डेटा की, कि एनालिटिक्स। अगर हमें कोई ऐसा डेटा है जो बहुत ज़्यादा अमाउंट में है, उसमें से हमें अगर कुछ इंफॉर्मेशन यूजफुल निकालनी है तो हमें टूल्स भी उस लेवल के ही लगाने पड़ेंगे। अगर कोई स्मॉल डेटा है, मान लीजिए रियल लाइफ में आपके कोई क्लास का डेटा है, उसमें आपको निकालना है कि बच्चे कितने मार्क्स ला रहे हैं, और उनका उनकी एज कितनी है, फिर डेट ऑफ बर्थ क्या है, इससे हमें रिलेशन निकालना है। तो आप इजीली निकाल सकते हो, क्योंकि आपके क्लास में मैक्सिमम 60-70 बच्चे होते हैं, उससे ज़्यादा नहीं होते हैं। लेकिन अगर आपको किसी क्या कहते हैं सिटी का निकालना है डेटा,
ईयर वेट के हिसाब से बच्चों के नंबर कितने आ रहे हैं। थोड़ा वेग हो गया ये चीज़, बट हाँ अगर आपको निकालना है किसी रिसर्च में तो आपको बिग डेटा में प्रॉब्लम आएगी। और इसके लिए इसीलिए हम कोई कन्वेंशनल टूल एम एस एक्सेल या फिर वो बड़ी कंपनियां नहीं यूज़ करती हैं हाई अमाउंट्स ऑफ डेटा वो हैंडल करने के लिए, कि इसमें बहुत इजीली आप हैंडल नहीं कर सकते हैं ज़्यादा डेटा को। छोटे मोटे डेटा के लिए ठीक है बट बड़े के लिए नहीं। फिर आ जाता है विजुअलाइजेशन ऑफ डेटा। बिग डेटा होता है, इजीली उसको विजुअलाइज करना इजी नहीं होता है। तो उसके लिए हम कुछ स्पेशलाइज्ड टूल्स यूज़ करते हैं जो कि हम आगे देखेंगे वीडियो में। तो आगे बढ़ते हैं फिर। और उसके बाद हम देखते हैं, हाँ अब आता है आपका बिग डेटा की जो हम बात कर ही रहे थे। तो बिग डेटा में क्या क्या प्रॉपर्टी होती है? क्या बिग डेटा सिर्फ एक ऐसा डेटा है जो हम हैंडल नहीं कर सकते? नहीं, इसकी कुछ प्रॉपर्टी भी होती हैं जिनको हम एक तरीके से बेसिकली आप चाहें तो याद करने के लिए बोल सकते हैं 5 V's ऑफ बिग डेटा। तो ये जो 5 V's हैं ये होते हैं वेरासिटी, वॉल्यूम, वेराइटी, वैल्यू, वेलोसिटी। तो वेरासिटी जो होता है बेसिकली बताता है आपका कि इनकंसिस्टेंसी क्या है डेटा में, अनसर्टेनिटी कितनी है इस डेटा में। अगर आपने कोई डेटा किसी सोर्स से मान लीजिए खरीदा या हायर किया, तो उस डेटा में कितनी मतलब गलत होने की या फिर डुप्लीकेसी होने की कितनी प्रोबेबिलिटी है। फिर वॉल्यूम आ जाता है। वॉल्यूम होता है मतलब कि डेटा कितना अमाउंट का है, ये मतलब बेसिकली साइज ही बताता है डेटा का। फिर आ जाता है कि वैरायटी। वैरायटी क्या होता है? वैरायटी मतलब होता है कि कितने डिफरेंट फॉर्मेट्स हैं और कितने वेरियस सोर्सेस हैं, है ना। मतलब आपका जो डेटा है कितने अलग अलग टाइप का है और कितने अलग अलग टाइप के सोर्सेस से आया है। वैल्यू होती है कि मतलब उसमें से कितना आप यूजफुल वैल्यूएबल डेटा निकाल सकते हो अपने डेटा में से, वो उसकी वैल्यू होती है। वेलोसिटी होती है बेसिकली कि किस रेट से आपका जो डेटा है एक्यूमुलेट हो रहा है, कितने स्पीड से आपका डेटा ग्रो हो रहा है। अगर आपका डेटा आज 10 रिकॉर्ड्स हैं तो कल आपके 15 रिकॉर्ड्स हो रहे हैं, तो ये आपकी 5 रिकॉर्ड्स पर डे की स्पीड हो गई या फिर वेलोसिटी आप बोल सकते हो। तो ये 5 V's हैं बेसिकली। ये एक इम्पॉर्टेंट टर्म आप लोग याद रखना, क्योंकि ये आ सकता है कि राइट 5 V's ऑफ बिग डेटा। तो ये एक थोड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो ठीक है, अगर आपको समझ आया हो तो कमेंट करके बताओ मुझे कि हाँ मुझे यहाँ तक क्लियर आ रहा है समझ। फिर आगे बढ़ते हैं, इसमें देखते हैं। फिर देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेटा बेसिकली आपके होते हैं कि डेटा में क्या क्या, जो आपके पास डेटा है उसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या क्या उसकी मतलब एक बिहेवियर है, कैसे टाइप का है वो डेटा। तो कंपोजिशन आता है पहला टर्म, जो कि बताता है कि स्ट्रक्चर कैसा है डेटा का। आपका जो डेटा है वो या तो आपकी ग्रैन्युलैरिटी कैसी है, कितने कॉलम्स का है, कितने इसमें रोज हैं, कहाँ से आया है, उसके सोर्सेस क्या है डेटा के आपके, किधर से आपका रिकॉर्ड हुआ है डेटा, उसकी ग्रैन्युलैरिटी क्या है, उसके टाइप्स क्या हैं, या फिर वो एक स्ट्रक्चर्ड है या कैसा है। तो ये आपका सब कंपोजिशन में आ जाता है। और ये इसमें ये भी आपको पता चल जाता है कि डेटा आपका या तो स्टैटिक है जो कि चेंज नहीं होता, या फिर रियल टाइम स्ट्रीमिंग है जो कि टाइम के साथ बदलता भी रहता है। तो ये आपको कंपोजिशन में पता चल जाता है ना। तो ये 3 आपके सीज हैं जो कि कैरेक्टरिस्टिक्स में आते हैं। फिर सेकंड आ जाता है कंडीशन। कंडीशन होता है कि स्टेट क्या है डेटा की, डेटा को हम जैसा है वैसे ही यूज कर लें एनालिसिस में, या फिर उसकी हमें क्लीनिंग करनी पड़ेगी, या उसको थोड़ा सा अच्छे फॉर्म में लाना होगा ताकि उसको हम हाँ एनालिसिस करके कुछ अच्छा रिजल्ट प्रोड्यूस कर पाए, कुछ पॉजिटिव वैल्यू क्रिएट कर पाए। तो थर्ड आ जाता है आपका कंटेक्स्ट। कंटेक्स्ट बेसिकली होता है कि ये डेटा कहाँ से जनरेट हुआ है, ये डेटा आपका किस सोर्स से आया है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है किसी भी कंपनी के लिए जो डेटा एनालिसिस कर रहे हैं कि ये डेटा आया कहाँ से है। कब किसी भी आप रैंडम सोर्स का डेटा उठा लो तो हो सकता है वो फेक हो या फिर कुछ उसमें डिस्ट्रीब्यूशंस हो, ऐसे डिस्टरबेंस हो। तो कंटेक्स्ट पता होना भी बहुत ज़रूरी है। ये जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस भी होती है ना रियल लाइफ, वो आपके डेटा को बहुत पहले कलेक्ट करती हैं, फिर वो देखती हैं कि उसको रिफाइन करती हैं, तो उसके बाद ही उस पर काम स्टार्ट होता है। तो बेसिकली 3 C's ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग ये चाहो तो इसको याद भी कर लेना 3 C's, और ये बहुत ही आपके 2 मार्क्स के क्वेश्चन में आ सकता है आपके एंड सेम एग्जाम्स में। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये कंपोजिशन, मतलब कि स्ट्रक्चर डेटा का, कंडीशन मतलब कि क्या स्टेट है डेटा की, कंटेक्स्ट मतलब होता है कि कहाँ से आया है डेटा।
तो ठीक है, इसको अगर आपको समझ में आया है तो आगे बढ़ते हैं, हम फिर देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा आ जाता है क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा। तो डेटा को हम कैसे कैसे क्लासिफाई करते हैं डेटा एनालिटिक्स में। तो वो कुछ तीन कैटेगरी में आपका डिवाइड होता है। तो ये तीन कैटेगरी क्या क्या हैं हम देखते हैं। एक आता है स्ट्रक्चर्ड डेटा। स्ट्रक्चर्ड तो नाम से ही आपको क्लियर हो रहा है कि ये एक तरीके से आपका जो डेटा है ऐसा स्ट्रक्चर्ड है जो कि प्रॉपर फॉर्मेट में है। जैसे कि एसक्यूएल का डेटा आपका हो जाता है ना, तो ये आपका एक स्ट्रक्चर्ड रो कॉलम फॉर्मेट में होता है। बेसिकली टेबल्स के फॉर्म में जो डेटा होगा ना वो आपका कह दो स्ट्रक्चर्ड है। और उसके बाद ये बहुत इजीएस्ट होता है, मतलब आपको इसको हैंडल करने के लिए ज़्यादा कोई स्किलफुल इंसान नहीं चाहिए। ये इजीएस्ट टाइप होता है अगर इसमें आपको काम करना है, क्योंकि ये डेटा काफी ज्यादा वेल डिफाइंड होता है और इंडेक्स्ड होता है। इंडेक्स मतलब रो कॉलम में होता है, और ये एक मतलब 1 2 3 4 या ऐसे ABCD करके नंबर्ड रहता है, ताकि आप इजीली इसको एक्सेस कर पाओ, आप इसको फिल्टर कर पाओ। अब जैसे कि MS एक्सेल में भी आप देखते होगे ना, अगर आपने काम किया होगी, आपको कोई डेटा फिल्टर करना है तो बस एक दो सर्चेस करनी है और आपका डेटा आपके पास आ जाएगा। अब इसी का एग्जांपल भी देख लो, जैसे सिंपल डेटाबेस आपका हो गया, कोई भी स्प्रेडशीट्स हो गया, एक्सेल हो गया, और OLTP सिस्टम्स। तो ठीक है, तो मैं एक ऐसी टास्क देती हूँ आप लोगों को कि जो भी आप लोग अगर वॉच कर रहे हो वीडियो को केयरफुली, तो उसके प्रूफ के तौर पे आप इस OLTP सिस्टम जो है कमेंट करके बताइए कि OLTP सिस्टम होता क्या है। जो भी इंसान इसको कमेंट करेगा मैं समझ जाऊंगी कि हाँ आप लोग बहुत सिंसियरली देख रहे हो वीडियो और आप लोग ने समझ भी आया है। तो इसको कमेंट करके आप लोग बताओ मुझे, और जिसका भी कमेंट मुझे लगा कि अच्छा है तो उसको मैं हार्ट भी दूंगी, ठीक है। तो फिर आगे बढ़ते हैं, हम इसमें देखते हैं कि सेमी स्ट्रक्चर डेटा क्या है ना। तो सेमी स्ट्रक्चर डेटा जो होता है ये आपका आ जाता है स्ट्रक्चर्ड डेटा और अनस्ट्रक्चर्ड डेटा के बीच में। मतलब थोड़ा सा स्ट्रक्चर भी है पर पूरी तरीके से स्ट्रक्चर्ड भी नहीं है। तो इनका फॉर्मल स्ट्रक्चर तो नहीं होता है जैसे कि डेटाबेस का होता है। और पर इसमें ये होता है कि इसमें टैग्स होते हैं, आपके टैग्स हो जाते हैं या मार्कर्स होते हैं जो थोड़ा बहुत आपके डेटा को स्ट्रक्चर कर देते हैं। तो ये एलिमेंट्स को एक तरीके से सेपरेट कर देते हैं, आपके डेटा के एलिमेंट्स को सेपरेट कर देते हैं। एक हायरार्की टाइप की आपकी बन जाती है डेटा में, है ना। एक तरीके से रिकॉर्ड्स और फील्ड्स की जो कि डेटा को डिफाइन करते हैं। अब इसका एग्जांपल देखो तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा। जैसे XML होता है ना, XML जो होता है, XML का जो स्ट्रक्चर होता है बेसिकली, अभी अगर आप नहीं जानते हो तो मैं स्क्रीन पर डिस्प्ले कर रही हूँ। XML इस तरह से होता है, तो आप देख सकते हो थोड़े थोड़े मार्कर्स दिख रहे हैं आपको कि कॉन्टैक्ट का अलग होता है, फोन का अलग होता है। तो XML एक तरीके से डेटा को HTML की तरह ऑर्गेनाइज कर देता है ना। फिर JSON भी उसी तरह से होता है थोड़ा। JSON को देखो आप, मैं स्क्रीन पर डिस्प्ले कर रही हूँ, आप इसका स्ट्रक्चर देख के समझ सकते हो कि यार क्या स्ट्रक्चर इसमें फॉलो हो रहा है ना। एक ईमेल तो आपने बेसिकली यूज किया ही होगा कि इसमें एक होता है, फ्रॉम होता है, टू होता है, फिर उसके बाद आता है आपको सब्जेक्ट आता है, फिर डेटा आता है, तो कोई अटैचमेंट्स होते हैं। तो ये तरीके से सेम ही स्ट्रक्चर्ड है ना। तो ये हो गए दो तरीके के क्लासिफिकेशंस ऑफ डेटा। चलो ठीक है, अब अनस्ट्रक्चर्ड जो डेटा होता है ना, इसमें कोई भी BI नहीं होता है उनके बिहाइंड। मतलब कि BI मतलब कि एक तरीके से बिजनेस इंटेलिजेंस हो गया। तो इनमें कोई बिजनेस इंटेलिजेंस नहीं होती है क्योंकि ये बहुत अनस्ट्रक्चर्ड होता है, इसका कोई स्ट्रक्चर नहीं है। ये टेबल्स के फॉर्म में नहीं होता है, इसमें कोई भी एप्लीकेशंस या फिर डेटाबेस में आप इसको स्टोर या फिर इंटरप्रेट नहीं कर सकते, क्योंकि इसका कोई प्रॉपर फॉर्मेट नहीं है। तो आप कैसे स्टोर करोगे डेटा को। अब जैसे मान लो इसका एक बहुत एग्जांपल अच्छा हो गया आपका बाइनरी इमेजेस का कलेक्शन हो गया। एक हो गया मेमोज हो गए, चैट रूम्स हो गए, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन हो गई, इमेजेस हो गए, वीडियो हो गए, रिसर्चेस, वाइट पेपर्स, ईमेल बॉडी। तो जैसे मान लो आपका चैट रूम है, वहाँ की खूब सारी चैट्स हैं, तो उसको आप किसी डेटाबेस में कैसे स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में कर सकते हो स्टोर, नहीं ना। MS एक्सेल में आप उसको स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में तो नहीं स्टोर कर सकते, क्योंकि कोई उसका वो नहीं है कि आप उसको नंबरिंग कर दो। तो एक तरीके से उसको इंटरप्रेट करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है किसी भी डेटाबेस के सिस्टम से या फिर किसी ट्रेडिशनल डेटाबेस सिस्टम से, जिससे कि स्ट्रक्चर डेटा को या फिर सेमी स्ट्रक्चर डेटा को हम ट्रीट करते हैं, है ना।
तो इसका एग्जांपल बेसिकली कोई भी डेटा मान लो जो कि इसमें कोई स्ट्रक्चर नहीं है किसी तरीके का, वो आ जाता है अनस्ट्रक्चर्ड डेटा में, है ना। तो अनस्ट्रक्चर्ड डेटा हो गया। तो ये हमारे 3 C's, नहीं मतलब सॉरी 3 आपके टाइप्स के क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा हमने देख लिया। 3 टाइप्स के क्लासिफिकेशन हो गए आपके डेटा के, है ना। तो इसी बात पे मैं आपको चाहती हूँ आप कमेंट करके मुझे बताइए कि ये जो 5 B's क्या होते हैं बिग डेटा के। 5 B's कमेंट करके बताइए, है ना। बस उसके टर्म्स बता दीजिए, एक्सप्लेन मत करिए। तो आगे बढ़, ठीक है। तो हडूप और मैप रिड्यूस एक तरीके से ओपन सोर्स सॉल्यूशंस थे जो कि बिग डेटा को प्रोसेस करते थे, है ना। काफी बड़े अमाउंट के डेटा को प्रोसेस कर लेते थे। उसके बाद ये ऑर्गेनाइजेशंस को इंफॉर्मेशन को स्टोर और एनालाइज करने में हेल्प करते थे, क्योंकि काफी बड़े वॉल्यूम्स की ऑर्गेनाइजेशंस थी और उनका डेटा। और डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग एनवायरनमेंट, मतलब डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग एक तरीके से वो होती है कि आपका जो कंप्यूटिंग पावर है सिर्फ एक मशीन या फिर लैपटॉप या कंप्यूटर में नहीं लिमिटेड है, बल्कि नेटवर्क है आपको बहुत बड़ा, जिसमें कि कई सारे डिवाइस आपके नेटवर्क में काम कर रहे हैं डेटा को प्रोसेस करने के लिए। तो उसमें भी हडूप और मैप रिड्यूस का यूज होने लगा। उसके बाद हडूप और मैप रिड्यूस की वजह से जो डेटा एनालिटिक्स हो गया ना, डेटा एनालिटिक्स का प्रोसेस काफी ज्यादा आपका स्केलेबल हो गया, बहुत बड़े बड़े स्केल पे होने लगा। और ये कॉस्ट इफेक्टिव भी बन गया, क्योंकि ये काफी अच्छे सॉफ्टवेयर से अच्छे लेवल के जो टेक्नोलॉजी का यूज करके आपके डेटा एनालिसिस को इजी बना देते हैं। तो जैसे रियल टाइम डेटा जनरेट होता है आपका सोशल मीडिया पे, कितने सारे लाइक्स होते हैं एक टाइम पे पूरी दुनिया भर से। और एक इसके लिए टूल्स जनरेट हुए कुछ जो थे, जैसे कि अपाचे काफका एंड अपाचे स्पार्क। अपाचे काफका एंड अपाचे स्पार्क ये बहुत इंपॉर्टेंट, सॉरी मतलब अपाचे स्पार्क स्ट्रीमिंग जो थे, अपाचे काफका एंड अपाचे स्पार्क स्ट्रीमिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये डेवलप हुए फॉर एनालिसिस ऑफ स्ट्रीमिंग डेटा, मतलब जो कि आपके रियल टाइम में जनरेट हो रहा है ना डेटा, तो उसके लिए आपके यहाँ ये दोनों टूल्स डेवलप हुए और ये बहुत ही मतलब इम्पोर्टेंट है। और ये आज भी यूज़ हो रहे हैं कंपनियों में। अभी कोई टेक्नोलॉजी जो है, मोस्टली रियल टाइम एप्लीकेशन एनालिसिस होता ही रहता है हर कंपनी में, क्योंकि वो चाहते हैं कि जैसे सोशल मीडिया हो गया इंस्टाग्राम, तो रियल टाइम में वो पता करते हैं कि यूजर्स कौन से टॉपिक ट्रेंडिंग में आ रहे हैं, कौन से अकाउंट ज़्यादा आगे बढ़ रहे हैं, कौन सा म्यूजिक ज़्यादा चल रहा है। तो ये सब एनालिसिस हर समय चलता ही रहता है सोशल मीडिया पे। तो उसके बैकग्राउंड में कौन से जैसे अपाचे काफका और अपाचे स्पार्क जैसे टूल्स ही यूज हो रहे हैं। मशीन लर्निंग और एआई, जब ये भी आगे ये सब यूज होने लगा, उसके बाद भी एक एनहांसमेंट आया जो आजकल बहुत ज्यादा चल रहा है, मशीन लर्निंग एंड एआई। तो ये तरीके से की कंपोनेंट्स बन गए डेटा एनालिटिक्स के आजकल, जो कि ऑर्गेनाइजेशन को किसी भी डेटा को एनालाइज करने में और प्रिडिक्शन बेसिकली करने में हेल्प करने लगे। जो कि करंट अमाउंट ऑफ हमारे पास डेटा है ना बहुत ज्यादा, उसका यूज करके हो ना हम ये प्रेडिक्ट कर लेंगे फ्यूचर में कंपनी में क्या होगा। ये आपके डिसीजन मेकिंग में हेल्प करने लगे और बिजनेस को जो है ऑप्टिमाइज करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहा है। तो इससे हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि आपके बिजनेस में जो भी चल रहा है वो कैसा चल रहा है और आगे क्या होगा, ये आपको पता चल जाएगा। तो इसमें आपको पता चलता है कि आपके बिजनेस में कैसा क्या चल रहा है और अभी रियल टाइम में। बट इसमें आपको ये पता चल जाएगा ना मशीन लर्निंग में और एआई में कि आपके बिजनेस में आगे होने क्या वाला है। अब हम देखने वाले हैं डेटा एनालिटिक्स। डेटा एनालिटिक्स जो होता है ना, एक बेसिकली आपका एक तरीके का हम कह सकते हैं एक प्रोसेस है। एक तरीके से आपके जो बहुत बड़े बड़े डेटा सेट्स होते हैं ना, उसको अगर हमें आइडेंटिफाई करना है कि उसमें वो डेटा क्या कहना चाह रहा है, उसमें अगर कोई पैटर्न है कि नहीं, और उसके बेसिस पे अगर हमें कोई इन्फॉर्म्ड डिसीज़न लेना है तो हम डेटा एनालिटिक्स का यूज़ करते हैं। तो इसमें हम जो बेसिकली इसको करते कैसे हैं, ये होता है बहुत सारी टेक्निक्स के थ्रू। जैसे कि आप देख सकते हैं लिखा हुआ है यहाँ, एक हम यूज़ कर सकते हैं स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, स्टैटिक्स की टेक्निक्स लगा सकते हैं, मशीन लर्निंग लगा सकते हैं, एल्गोरिदम्स लगा सकते हैं, और साथ ही साथ डेटा को विजुअलाइज कर सकते हैं, एक डैशबोर्ड के फॉर्म में देख सकते हैं डेटा को, ताकि उसको हम एनालाइज कर सकें और उसमें से कुछ कंक्लूजन्स ड्रॉ कर सकें जो कि आपके बिज़नेस के लिए बहुत ही यूज़फुल हों और आपके प्रॉफिट भी करेंगे। तो ये बेसिकली एक डेफिनेशन हो गई ना कि आपको एक बहुत बड़ा डेटा सेट अगर दे दिया तभी आप डेटा एनालिटिक्स यूज़ करते हैं।
अब हम देखते हैं कि ये टाइप्स ऑफ एनालिटिक्स क्या होते हैं। अब बेसिकली ना आपका टाइप्स ऑफ एनालिटिक्स में 5 मेन कैटेगरीज होती हैं। तो आप ये याद रखना कि हमेशा 5 ही लिखना है आपको, ठीक है। तो इसमें आपका बेसिकली एक शॉर्ट फॉर्म में बताती हूँ, D²P²C, D²P²C। इससे आप याद रख सकते हो, एक शॉर्ट टर्म है कि ये जो फर्स्ट लेटर्स हैं ना इन सब के, वो यही हैं, D²P²C। तो इससे आप याद रख सकते हो कि यही है। तो हम अब देखते हैं कि ये बेसिकली हैं क्या ये सारे। तो ये जैसे एनालिटिक्स हमने पढ़ लिया क्या होता है। अभी ये पहला आता है डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स, मतलब व्हाट इज़ हैपनिंग इन योर बिजनेस। ये बताता है क्या कि बिज़नेस में बेसिकली चल क्या रहा है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, कैसा है, कोई नो चेंज है, क्या है। फिर डायग्नोस्टिक एनालिटिक्स होता है एक तरीके से कि वाई समथिंग इज़ हैपनिंग इन योर बिजनेस। एक तरीके से रूट कॉज आपको बताता है कि कोई चीज़ अगर हो रही है आपके बिज़नेस में तो हो क्यों रही है, तो उसके लिए हम इसे यूज़ करते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका एक तरीके से कह सकते हो आता है प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स, है ना। प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स बताता है कि आपके बिज़नेस में होने क्या वाला है और फ्यूचर में क्या होगा। अगर जो पैटर्न्स और डेटा आपने उसको दिया है ना, उसके बेसिस पे वो आंसर भी आई करता है, मतलब एक बिज़नेस इंटेलिजेंस की तरह से वो आंसर करता है कि फ्यूचर में बेसिकली आपके बिज़नेस में होने क्या वाला है। तो इस पर्पज़ से बहुत ही यूज़फुल है प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स। फिर नेक्स्ट है प्रिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स। प्रिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स बेसिकली हमको ये बताता है कि फ्यूचर में कोई भी इशू ना आए, इसके लिए हम क्या कोर्स ऑफ एक्शन लें, क्या क्या स्टेप लिए जाएं बिज़नेस में, ताकि फ्यूचर में जो आपके प्रॉब्लम्स हैं वो ना आए। तो उसके लिए प्रिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स यूज़ होता है बेसिकली, है ना। तो ये आपके बिज़नेस में फ्यूचर इश्यूज़ को रोक सकता है। जैसे डॉक्टर आपको प्रिस्क्रिप्शन देता है मेडिसिन्स का ताकि फ्यूचर में आपको कुछ प्रॉब्लम ना हो, तो उसी तरह से ये प्रिस्क्रिप्शन देता है किसी बिज़नेस के लिए या फिर किसी कंपनी के लिए, ताकि वहाँ इशू ना आए। फिर कॉग्निटिव एनालिटिक्स में बेसिकली हम AI, ML और डीप लर्निंग के एल्गोरिदम्स लगाते हैं। एक ब्रेन की तरह इंटेलिजेंस लगाई जाती है, बहुत हाई लेवल की टेक्नोलॉजी होती है, ताकि हम इसमें बहुत ही इंटेलिजेंट डिसीजंस ले सकें और बिज़नेस को एक नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकें। तो कॉग्निटिव एनालिटिक्स ये चीज़ हो गई। हमने देख लिए ये हैं 5 टाइप के एनालिटिक्स, डिस्क्रिप्टिव, डायग्नोस्टिक, प्रिडिक्टिव, प्रिस्क्रिप्टिव एंड कॉग्निटिव एनालिटिक्स, है ना। तो अगर आपको समझ में आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करो और आगे बढ़ते हैं। फिर हम देखेंगे कि अब आपने जैसे समझ लिया ये सब, तो अब हम देखते हैं कि एनालिटिक प्रोसेसेस और टूल्स क्या होते हैं। एक तरीके से जो डेटा जो हमारा बन रहा है, हम किस तरह से, आपने पहले देखा डेटा एनालिटिक्स क्या होता है, फिर आपने उसके टाइप्स देखे। अब डेटा एनालिटिक्स को हम करते कैसे हैं, उसके प्रोसेसेस और टूल्स अब देखने वाले हैं हम यहाँ पे, है ना। तो किन तरीक़ों से या फिर किन सॉफ्टवेयर टूल्स से हम उसको करते हैं वो देखते हैं। डेटा कलेक्शन होता है, एक रेलेवेंट डेटा को हम कलेक्ट करते हैं डिफरेंट सोर्सेज से, जैसे कि कोई डेटाबेस हो गया या फिर कोई डेटा वेयर हाउस हो गया या डेटा लेक हो गया। अब इसमें डेटा लेक जो टर्म है ना, इसको मैं चाहती हूँ कि आप लोग एक होमवर्क के तौर पे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताइए। मैं इससे पता लग जाएगा मुझे कि कौन कौन इस वीडियो को सिंसियरली देख रहा है। तो ये बहुत ही मतलब एक इंटरेक्टिव वे हो जाएगा ना, कि अगर आप देख रहे होंगे सही से तो आपको भी मज़ा आएगा इसको कमेंट करने में। हो सकता है कि कमेंट करें तो कोई आपका आंसर दूसरे से मैच हो जाए या फिर आपको कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन पता चले, तो उस तरीके से कमेंट करने से मेरी भी नॉलेज बढ़ेगी और आप लोगों की तो बढ़ेगी ही। फिर हम इसको हमने देख लिया कि मतलब डेटा कलेक्शन में हम बेसिकली डेटा को गैदर ही करते हैं डिफरेंट सोर्सेज से, क्योंकि पहला स्टेप तो डेटा एनालिटिक्स में यही है ना कि हमारे पास एक डेटा होना चाहिए, डेटा कहीं का भी हो सकता है। तो ये हो गया हमारा डेटा कलेक्शन से रिलेटेड टर्म, है ना। तो फिर इसके बाद हम देखते हैं डेटा क्लीनिंग। जो डेटा क्लीनिंग है ना, इसमें आप जो डेटा में से कोई भी इसको साफ़ करते हो, मतलब एक तरीके से एरर, डुप्लीकेसी या इनकन्सिस्टेंसी हटाते हो। कोई डेटा हो सकता है जो इतना साफ़ ना हो, कहीं एरर आ जाती है हर जगह, तो उसके लिए आप डेटा क्लीनिंग को यूज़ करते हो। फिर उसके बाद आपका आता है बेसिकली डेटा इंटीग्रेशन। इसमें जो डेटा को हम कंबाइन कर देते हैं, जैसे मान लो कोई डेटा आप कहीं से टेबल से लाए, कोई आप सोशल मीडिया से लाए, कोई आप कस्टमर फीडबैक से लाए, तो उसको सिंगल यूनिफाइड डेटा सेट कैसे बनाते हैं, वो इसमें होता है डेटा इंटीग्रेशन में।
तो इसमें एक तरीके से डेटा को कंबाइन करके एक प्रॉपर डेटा सेट बनाते हैं हम, है ना। तो फिर इसके बाद बेसिकली आपका आता है जो फर्स्ट सेकंड और थर्ड आपका स्टेप हो गए। इसके बाद आता है आपका डेटा एनालिसिस। इसमें बेसिकली कोर है, मतलब डेटा एनालिसिस ही करना है, स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स या मशीन लर्निंग या डेटा माइनिंग लगा के डेटा में से यूज़फुल इन्फॉर्मेशन हमें निकालनी है, क्योंकि यही तो आपका क्रक्स है। फिर नेक्स्ट स्टेप आ जाता है आपका डेटा विजुअलाइजेशन। एक बार आपका डेटा जो है वो आपका मतलब एनालाइज हो गया, तो उसके बाद आप क्या क्या उसमें स्टेप लेते हैं वो अब हम देखने वाले हैं। अभी तक आपने डेटा कलेक्ट किया, क्लीन किया उसको, फिर उसको आपने एरर वगैरह हटाई, अब आपने उसको एनालाइज भी कर लिया है। तो एनालाइज करने के बाद के स्टेप हम देखने वाले हैं। तो ये सारे स्टेप एक तरीके से आप थोड़ा ऑर्डर में अगर लिखोगे ना एग्ज़ाम में, तो आपको काफ़ी अच्छा एक आंसर में लुक आएगा। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछा गया कि रिफाइन वेरियस एनालिटिक्स प्रोसेस एंड टूल्स, तो आप इसको लिखना। देखते हैं फिफ्थ, डेटा विजुअलाइजेशन। इसमें बेसिकली ग्राफ्स, चार्ट्स और विजुअल एड्स के यूज़ करके हम अपनी जो फाइंडिंग हमने की डेटा एनालिसिस में उसको हम बताते हैं। अब जैसे आपने कोई फाइंडिंग की, तो आप ऐसे नहीं बता सकते ना कि नहीं मैंने ये फाइंड किया है कि आपकी कंपनी को नेक्स्ट ईयर 25% प्रॉफिट होगा। तो आप उसको एक ग्राफ के फॉर्म में डेटा से एक्सप्लेन करते हो ना कि देखिए ये ट्रेंड रहा है, तो अब इसलिए अगले साल इतना ट्रेंड रहेगा। तो डेटा विजुअलाइजेशन में यही किया जाता है। ओके, तो फिर हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे देखते हैं बिजनेस के जो इंटेलिजेंस टूल्स हो जाते हैं। BI का फुल फॉर्म बेसिकली होता है बिजनेस इंटेलिजेंस। तो ये किस टाइप की इंटेलिजेंस है? ये एक सॉफ्टवेयर टूल्स होते हैं बेसिकली, जो आपको आपके डेटा का सेंस बताते हैं, ताकि आपको एक डैशबोर्ड फॉर्म दे देते हैं या फिर कुछ एक टाइप से रिपोर्ट्स आपको बना के दे देते हैं आपके डेटा की। और ये मतलब एक तरीके से आपको एक जैसे डैशबोर्ड होता है कि मैट्रिक्स दे देते हैं आपके डेटा की, कि आपका डेटा इतना ग्रो कर रहा है, एक वेरिएबल को चेंज करने पे इतना हो रहा है, कॉस्ट को चेंज करने पे आपका प्रॉफिट इतना हो रहा है, कॉस्ट डिस्काउंट को चेंज करने पे आपका प्रॉफिट इतना हो रहा है। इस टाइप के बहुत सारे, कोई भी एग्जांपल आप ले लो, आप इसमें लगा सकते हो बिजनेस इंटेलिजेंस को किसी भी टाइप के बिजनेस में। फिर बिग डेटा टूल्स आते हैं। ये तरीके से बहुत ज़्यादा ही बड़े वॉल्यूम के डेटा को हैंडल करने के लिए यूज़ होते हैं बड़ी बड़ी कंपनियों में। इसके एग्जांपल बेसिकली आ जाते हैं अपाचे हडूप, अपाचे स्पार्क और अपाचे स्टॉर्म। तो ये तीनों बहुत ही एग्जांपल इम्पॉर्टेंट हैं, एग्ज़ाम में भी आते हैं, आपके इंटरव्यू में भी पूछ सकते हैं कि 2 मार्क्स का क्वेश्चन में आ सकता है कि बताइए बिग डेटा टूल्स, तो आप लिख दोगे HSS या HS² भी लिख सकते हो आप शॉर्ट फॉर्म में, कि हडूप हो गया, स्पार्क हो गया, स्टॉर्म हो गया, सब अपाचे के हैं। हडूप, स्टॉर्म, अब स्पार्क, हडूप, स्टॉर्म, स्पार्क। तो ये तरीके से बिग डेटा टूल्स हो गए आपके, है ना। अब मशीन लर्निंग टूल्स आते हैं एंड में, जो कि होते हैं बिल्कुल ही नेक्स्ट लेवल की टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं, एल्गोरिदम्स लगाते हैं ताकि प्रिडिक्शंस ले सकें डेटा से। इसके एग्जांपल हैं बहुत कॉमन, साइकिट लर्न, टेंसर फ्लो है और केरास है। इसके बाद आपके देखते हैं हम एनालिसिस हो गया और रिपोर्टिंग। तो ये 2 टर्म्स बहुत ही पॉपुलर है डेटा एनालिसिस में। हम देखते हैं कि इनमें कुछ डिफरेंस है कि दोनों में क्या सेम है क्या डिफरेंस है, देखते हैं। तो एनालिसिस में बेसिकली एक्सप्लोरेशन और इंटरप्रिटेशन करते हैं डेटा की, ताकि उसमें से हम कुछ इंसाइट ले सकें और एक अच्छा और इन्फॉर्म्ड डिसीज़न हम दे सकें। और उसी जगह जो रिपोर्टिंग होती है ना, इसमें सिर्फ हम जो डेटा होता है आपका उसको प्रेजेंट करते हैं, एक अच्छे फॉर्मेट में प्रेजेंट करने को ही बोला जाता है रिपोर्टिंग। और जो एक एनालिसिस में हम बेसिकली एक्सप्लोर कर रहे थे, पर इसमें सिर्फ प्रेजेंट कर रहे हैं रिपोर्टिंग में, है ना। तो एनालिसिस में हम जो कर रहे थे वो काफ़ी मतलब एक होता है, कह सकते हो कि कोर स्टेप ऑफ डेटा एनालिसिस, है ना। और जो रिपोर्टिंग होता है एक तरीके से प्रेजेंटिंग स्टेप होता है। जो एनालिसिस होता है इसमें हम स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स लगाते हैं, मॉडलिंग लगाते हैं और मशीन लर्निंग लगाते हैं, ताकि हम डेटा में से कुछ यूज़फुल इन्फो निकाल सकें। जो रिपोर्टिंग होती है उसमें हम चार्ट्स यूज़ करते हैं, ग्राफ्स यूज़ करते हैं और टेबल्स यूज़ करते हैं।
तो एक तरीके से हो गया कि आपने अगर स्टैटिस्टिक्स लगाई है उसके बाद आप कैसे उस इन्फॉर्मेशन को यूज़र के सामने प्रेजेंट करेंगे। अगर आपने कुछ इन्फॉर्मेशन निकाली है अपने डेटा से तो उसको आप अपने जो कस्टमर है उसके सामने प्रेजेंट करने के लिए तो रिपोर्टिंग का ही यूज़ करते हैं। रिपोर्टिंग में बेसिकली हम चार्ट्स ग्राफ्स यूज़ करते हैं। एनालिसिस में जो होता है ना आपका पैटर्न्स रिलेशनशिप्स और ट्रेंड्स बताते हैं जो कि सिंपली आप देखने से नहीं पता लगा सकते बट जो रिपोर्टिंग में आपको पता चलता है। फिर देखते हैं डेटा एनालिटिक्स लाइफ साइकिल। अब हम देखते हैं डेटा एनालिटिक्स लाइफ साइकिल के बारे में। तो डेटा एनालिटिक्स लाइफ साइकिल बेसिकली आपका जो होता है ना ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टेप है क्योंकि डेटा जो आपका ट्रीट होता है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ये 10 मार्क्स में भी आपके आ सकता है। देखते हैं इसमें आजकल जैसे कि बहुत ही डिजिटली वर्ल्ड है और हर चीज़ डेटा पे डिपेंड करती है तो डेटा में ट्रीट करने से पहले काफ़ी सारे एक प्रोसेस या स्टेप्स फॉलो होते हैं, वही डेटा एनालिटिक्स लाइफ साइकिल कही जाती है। जैसे कि डेटा की क्रिएशन, टेस्टिंग, प्रोसेसिंग हो गया, उसके बाद आपका हो गया कंजम्पशन हो गया, डेटा का रीयूज़ हो गया। तो ये सारे स्टेप्स होते हैं ना, प्रोफेशनल्स जो डेटा पे काम करते हैं ना उनको डेटा एनालिस्ट बोला जाता है और वो एक बेसिकली 6 स्टेजेस होती हैं प्राइमरीली, उसी पे काम करते हैं। और ये कंपनी टू कंपनी, पर्सन टू पर्सन, प्रोफेशनल टू प्रोफेशनल चेंज हो सकती है बट बेसिकली 6 स्टेप जो होते हैं डेटा को ट्रीट करने और उसको एनालाइज करने में फॉलो होते हैं। तो इसमें हम आप देखते हैं कि ये प्रोसेस कैसे होता है। तो आप ये देख सकते हो यहाँ पे बहुत ही एक डायग्राम से मैंने रिप्रेजेंट किया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो या कुछ भी करके इसको रिमेंबर रखना। तो अब हम इसमें देखते हैं कि जो फर्स्ट स्टेप आपका क्या आ जाता है। फर्स्ट स्टेप डिस्कवरी है, फिर डेटा प्रेप है, फिर मॉडल प्लानिंग, मॉडल बिल्डिंग, कम्युनिकेटिंग रिजल्ट्स एंड ऑपरेशनलाइज। तो ये आपके 6 स्टेप हो गए और ये एक सर्किल फॉर्म में क्यों बने हैं, ये इसीलिए सर्किल फॉर्म में बने क्योंकि ये इटरेटिव स्टेप है। तो अगर आपका एक भी स्टेप इसमें से फेल होता है तो आप पीछे जा सकते हो। जैसे कि यहाँ पे एरो भी बने हुए हैं। तो जैसे पहला स्टेप आपका डिस्कवरी हो गया, इसमें आप बेसिकली देखते हो कि आपके पास इंफॉर्मेशन है कि नहीं है, आपके पास मतलब बिजनेस जो आप चाहता है कि आप रिजल्ट लो, आपके पास इंफॉर्मेशन है। फिर सेकंड स्टेप डेटा प्रेप में आप जो होते हो, फिर उसके बाद आप देखते हो कि क्वालिटी कैसी है डेटा की, क्या उसमें क्लीनिंग की ज़रूरत है, क्या उसको साफ़ करने की ज़रूरत है, क्या उसमें एरर हटाने की ज़रूरत है। फिर मॉडल प्लानिंग में आप देखते हो कि आपको किस तरह से मॉडल बनाना है, क्या आपका डिज़ाइन रहेगा, कैसे आप मॉडल को बनाओगे। तो ये प्लानिंग की जाती है इस स्टेप में, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा मॉडल बन रहा है तो उससे पहले प्लानिंग करना तो इम्पॉर्टेंट है ही, क्योंकि ये मतलब एक रिसोर्सेज भी यूज़ होते हैं इसमें। फिर फोर्थ स्टेप आ जाता है मॉडल बिल्डिंग। इसमें ना जो देखा जाता है कि हमारा मॉडल जो है उसको बेसिकली हम ट्रेन करते हैं डेटा पे और मशीन लर्निंग या फिर किसी एल्गोरिदम या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू बनाया जाता है मॉडल, आपके डेटा सेट के थ्रू। तो मॉडल बनाया जाता है और बिज़नेस की प्रॉब्लम को वो सॉल्व करता है और कुछ ना कुछ आउटपुट देता है। फिर उसके बाद हम जो होता है ना कम्युनिकेट करते हैं रिज़ल्ट को जो भी आपके स्टेक होल्डर होते हैं, जैसे कि बिज़नेस ओनर्स। तो फिर उसके बाद अगर आपका रिज़ल्ट सही है तो आपको ऑपरेशनलाइज किया जाता है, मतलब उस मॉडल को फिर कंपनी में लगा दिया जाता है। तो ये हो गया आपके बेसिक 6 स्टेप्स ऑफ डेटा एनालिटिक्स लाइफ साइकिल। तो ये आपको आई गेस क्लियर हो गया होगा, और अगर आपको क्लियर है तो आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना और कमेंट भी करके बताना यस इट्स क्लियर। तो आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं कि फेज़ 1 होता है जो डेटा एनालिटिक्स लाइफ साइकिल का डेटा डिस्कवरी होता है। तो इसमें बेसिकली ना क्या किया जाता है कि जो डेटा आपने कलेक्ट किया है उसका पर्पस क्या है और उससे आप कैसे रिज़ल्ट निकालोगे, ये सब आपका देखा जाता है। बिज़नेस के ऑब्जेक्टिव जो है ना वो बिज़नेस के लोगों को क्लियर किए जाते हैं कि ये डेटा जो हमने कलेक्ट किया है अब इससे करना क्या है और क्या हमें एग्जैक्ट रिज़ल्ट लाने हैं, ये भी पूरी टीम को बताया जाता है ताकि सबको ये क्लियर हो जाए माइंड में कि उनको करना क्या है और कैसे काम किया जाएगा। फिर इस पे जो बेसिकली होता है ना कि जो आपके बिज़नेस की डोमेन होती है या फिर बिज़नेस यूनिट होती है वो देखती है कि अगर आपने इसी टाइप के प्रोजेक्ट पे कंपनी ने पहले काम किया है
तो उससे भी कुछ लर्निंग या फिर कुछ डेटा पॉइंट उससे भी हम फाइंड कर सकते हैं, है ना। तो फिर अब हम देखते हैं जो इसमें होता है, जो आपकी टीम होती है ना, वो टेक्नोलॉजी को देखती है कि कौन सी टेक्नोलॉजी लगेगी और जो कौन से लोग इस डेटा पे काम करेंगे, इस प्रोजेक्ट पे काम करेंगे। फिर देखा जाता है कि आपका जो टेक्नोलॉजी है और कौन सा डेटा यूज़ हो रहा है, आपका किस टाइप का डेटा है, कहाँ पे यूज़ हो रहा है, किस टाइम पे ये आपका डेटा एनालिसिस होने जा रहा है, ये सब चेक किया जाता है ना। तो डेटा डिस्कवरी में बेसिकली आपके ऑर्गेनाइजेशन टूल्स वगैरह डिसाइड करती है कि कौन से टूल्स आपके डेटा में यूज़ होंगे, एक्सप्लोरेशन में यूज़ होंगे, डेटा के प्रिपरेशन में यूज़ होंगे। यही सब आपका इस स्टेप में बेसिक काम किया जाता है। और उसके बाद आपका बेसिकली जो इसमें होता है कि टूल्स देखा जाते हैं, कौन सी टेक्नोलॉजी लगेगी, देखा जाता है कि क्या इसमें MS एक्सेल लगेगा या फिर कोई अच्छी टेक्नोलॉजी लगेगी। अगर डेटा बड़ा है तो हो सकता है MS एक्सेल आपका ना लग पाए। तो जैसे मान लो पाइथन का यूज़ कर सकते हैं, R लैंग्वेज का यूज़ कर सकते हैं, टैबुलर डेस्कटॉप का यूज़ कर सकते हैं, टैबुलर प्रेप का यूज़ कर सकते हैं, और भी अदर तरीके के जो डेटा क्लीनिंग टूल्स का यूज़ किया जा सकता है। इस फेज़ में जो क्रिटिकल एक्टिविटी होती है बेसिकली जो होता है बिज़नेस की प्रॉब्लम को फ्रेम करना एक तरीके से ऑफिशियली, और एक इनिशियल हाइपोथेसिस बनाना कैसे टेस्टिंग होगी, और डेटा लर्निंग के प्रोसेस को बेसिकली स्टार्ट किया जाता है इस फेज़ 1 ऑफ डेटा डिस्कवरी में, है ना। तो ये आपका जनरल हो गया है, और इसमें आप अगर आप ये सारे जो पॉइंट्स मैंने यहाँ लिख रखे हैं, including all these given and highlighted ones, you can write in your exam and you can also read them, right? So it will be beneficial for you. ओके तो ये आपको क्लियर हो गया, तो आगे बढ़ते हैं। ये है फेज़ 2 जो हो गया डेटा प्रिपरेशन का। इस फेज़ में जो एक्सपर्ट्स होते हैं ना, उनका फोकस बिजनेस रिक्वायरमेंट से हट के इंफॉर्मेशन रिक्वायरमेंट्स की तरफ चला जाता है, जैसे कि कलेक्ट करना डेटा, या फिर डेटा को कलेक्ट किया जाता है, उसको प्रोसेस किया जाता है, क्लीन किया जाता है, और देखा जाता है कि डेटा अवेलेबल है कि नहीं और उसमें कैसा अवेलेबल है, ये सब इस स्टेप में किया जाता है। फिर आपका इसके बाद आ जाता है फेज़ 3 ऑफ साइकिल, जिसका नाम है मॉडल प्लानिंग। मॉडल प्लानिंग में देखा जाता है कि कोई एनालिटिक्स सैंडबॉक्स जो है उसकी अवेलेबिलिटी है कि नहीं है, और उसी पे काम करती है टीम, और डेटा पे छोटे मोटे टेस्ट अप्लाई किए जाते हैं। मतलब एक मॉडल बिल्डिंग से पहले आप छोटे मोटे डेटा पे ही तो टेस्टिंग करते हैं कि आपका मॉडल कैसे बनेगा। तो अगर आपको सैंडबॉक्स का मीनिंग क्लियर है और बेसिकली एनालिटिक्स सैंडबॉक्स समझ आया, तो मैं आपको होमवर्क दे रही हूँ कि इस वीडियो पे प्लीज़ कमेंट करके बताइए कि ये क्या होता है। ओके, तो इसमें जो ये प्रोसेस है मॉडल प्लानिंग का, इसको थ्रू आउट द प्रोजेक्ट ड्यूरेशन लगाया जाता है, और इसी के साथ साथ इसमें काफ़ी ज़्यादा मतलब वर्किंग की जाती है, क्योंकि मॉडल आप बनाने जा रहे हो उससे पहले आपको काफ़ी रिसर्च और वो करना पड़ता है, ताकि आप मॉडल बनाओ तो उसमें आपके रिसोर्सेज वेस्ट ना हो, है ना। क्योंकि अगर कोई बड़ा प्रोजेक्ट है तो आपकी कॉस्ट भी काफ़ी मायने रखती है उस प्रोजेक्ट में। तो इसके बाद हम देखते हैं कि इसमें मॉडल प्लानिंग में होता क्या है। बेसिकली मॉडल प्लानिंग में जो आपका होता है, एक 3 तरीके से टीम जो डेटा को लोड करती है, ETL एक्सट्रैक्ट ट्रांसफॉर्म लोड। इसमें पहले डेटा को ट्रांसफॉर्म किया जाता है बिजनेस रूल के हिसाब से, उसके बाद ही उसको सैंडबॉक्स में लोड करते हैं, है ना। जो फिर ELT है एक्सट्रैक्ट लोड ट्रांसफॉर्म, इसमें पहले जो डेटा को लोड किया जाता है सैंडबॉक्स में, उसी के बाद उसको ट्रांसफॉर्म किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ अ सेट ऑफ बिजनेस रूल्स। ओके, फिर आता है एक्सट्रैक्ट ट्रांसफॉर्म लोड ट्रांसफॉर्म। एक तरीके से कॉम्बिनेशन है दो अब टाइप्स का, जिसमें कि 2 ट्रांसफॉर्मेशन लेवल होते हैं। फिर जो टीम जो होती है वेरिएबल्स को आइडेंटिफाई करती है कि डेटा को हम कैसे कैटेगराइज करें डिफरेंट कैटेगरी में, पॉजिटिव, नेगेटिव, गुड, बैड, इस टाइप से कैसे हम वेरिएबल्स, किस टाइप के वेरिएबल से हम डेटा को कैटेगराइज कर सकते हैं, वो इस फेज़ में हम पता करते हैं। इसी के साथ यहाँ पे डेटा में जो एरर है ना, उनको भी हटा दिया जाता है इस फेज़ में, ताकि अगर डेटा में कुछ भी अलग अमेंडमेंट्स करने हों या चेंजेस करने हों तो अभी कर दिया जाए, ताकि कोई बाद में आपके डेटा में ज़्यादा एरर ना आए डेटा एनालिसिस के टाइम। मिसिंग डेटा को हटाया जाता है इसमें आपके बेसिकली,
जो आपका मिसिंग डेटा हो गया उसको हटा दिया जाता है। कोई भी अगर आपके डेटा में लॉजिकल वैल्यूज़ हैं, कोई अगर आपके में डुप्लीकेसी है, फिर कोई भी टाइप की स्पेलिंग एरर्स हैं तो उनको भी हटा दिया जाता है डेटा में से, है ना। इससे काफ़ी एफिशिएंट हो जाता है डेटा प्रोसेसिंग, ताकि अगर कोई भी डेटा आपका स्किप हो रहा है तो उस चीज़ से आपके डेटा के एनालिसिस पे फ़र्क ना पड़े। आप उसमें कुछ एवरेज करके डेटा ऐड कर देते हैं वहाँ पे, ताकि कोई एरर ना आए। और उसके बाद क्लीन करने के बाद डेटा को टीम जो होती है वो टेक्निक्स और मेथड्स बताती है, ताकि मॉडल का कैसे बनाया जाएगा अगले फेज़ में, उसको तरीके को बताती है। टीम जो होती है डेटा को एक्सप्लोर करके रिलेशंस बताती है डिफरेंट डेटा पॉइंट्स के बीच में, और एक सूटेबल मॉडल बताती है, ताकि नेक्स्ट फेज़ जो कि होगा मॉडल बिल्डिंग का, उसमें क्या किया जाएगा, ये आपका डिसाइड हो गया। फिर फेज़ 4 आ जाता है। इसमें आपको मॉडल बिल्डिंग करनी है, मतलब एक तरीके से कोर पार्ट। इसमें जो टीम होती है टेस्टिंग करती है, ट्रेनिंग करती है, और प्रोडक्शन डेटा सेट्स को आपके रेडी करती है। टेस्टिंग, ट्रेनिंग और प्रोडक्शन के डेटा सेट्स को रेडी करती है, और इसी के बाद जो टीम होती है मॉडल्स को बनाया जाता है, और इसी के फेज़ में मॉडल को पूरा तैयार किया जाता है। इस फेज़ में जो मॉडल होता है उसको टेस्ट किया जाता है, और उसमें से ऑब्जेक्टिव निकाले जाते हैं। इस फेज़ में बेसिकली आपका स्टैटिस्टिकल मॉडलिंग मेथड्स, जैसे कि जो हम आगे की यूनिट्स में पढ़ने वाले हैं, रिग्रेशन टेक्निक्स और डिसीजन ट्रीज, रैंडम फॉरेस्ट मॉडलिंग, न्यूरल नेटवर्क्स, और बहुत सारे ट्रायल रन करके बताया जाता है और देखा जाता है कि क्या होगा डेटा सेट में, क्या आउटपुट आ रहा है। तो ये सब आपके मॉडल बिल्डिंग के फेज़ में आ जाता है ना। तो इसमें डिफरेंट डिफरेंट एल्गोरिदम लगा देते हैं और डेटा से कुछ यूज़फुल इन्फॉर्मेशन निकालते हैं, जो कि आपके लिए और आपके बिजनेस के लिए काफ़ी यूज़फुल रहती है। तो ये आपका हो गया बेसिकली 4th स्टेप हो गया मॉडल बिल्डिंग का, जिसमें आपका एक जो एल्गोरिदम से ट्रेन मॉडल बन गया। फिर फेज़ 5 में जो होता है कम्युनिकेशन एंड पब्लिकेशन ऑफ रिजल्ट्स होता है। इस फेज़ में आपका जो प्रोजेक्ट के ओनर्स हैं ना, वो उनको बताया जाता है कि आपका प्रोजेक्ट सक्सेसफुल रहा कि नहीं रहा, और कैसे रहा, और आपके स्टेक होल्डर्स को बताया जाता है कि क्या रिज़ल्ट है। तो टीम होती है फाइंडिंग्स को, जो भी आपके प्रोसेस से आई हैं, वो उसमें से क्या बिज़नेस में क्या वैल्यू ऐड हो रही है वो बताया करती है। और इसी के बाद आपके जो बिज़नेस में कोई अगर फाइंडिंग अगर आपकी हेल्प कर रही है, तो उसी का एक स्टेक होल्डर को कैसे बताया जाए, ओनर को कैसे हम बताएंगे, वो तरीका हो जाता है इस फेज़ में। क्योंकि रिज़ल्ट निकालने के बाद उसको दिखाना भी पड़ता है ओनर को। फिर आखिरी फेज़ हो जाता है आपका ऑपरेशनलाइज और मेजरिंग और इफ़ेक्टिवनेस। इस फेज़ में बेसिकली जो आपकी टीम होती है ना, एक इन डेप्थ रिपोर्ट अलॉन्ग विद द कोडिंग, ब्रीफिंग और सभी टाइप के टेक्निकल डॉक्यूमेंटेशन और पेपर्स और सारे प्रोसेस के सारे डॉक्यूमेंट जो होते हैं ना, वो एक प्रेजेंट किए जाते हैं और बिज़नेस ओनर को दिखाया जाता है। और उसी के बाद जो आपका जो होता है प्रोजेक्ट या फिर मॉडल, उसको एक लाइव एनवायरनमेंट में ले जाया जाता है, मतलब बिज़नेस में यूज़ किया जाता है। अब इससे आपको ये पता चल जाता है कि आपका मॉडल लाइव एनवायरनमेंट में इफ़ेक्टिव है कि नहीं, और आपकी जो फाइंडिंग्स हैं वो कितनी हेल्प कर रही हैं डेटा को या फिर बिज़नेस को। तो ये एक तरीके से फाइनल एंड कंक्लूडिंग स्टेप हो जाता है डेटा एनालिटिक्स लाइफ साइकिल का। और अगर आपके जो इसमें बेसिकली आपके जो टॉप के 5 स्टेप्स हैं ना, अगर वो सही से आपने किए हैं तो ये स्टेप भी बेसिकली आपका सही हो ही जाता है, क्योंकि वो सारे स्टेप्स एक तरीके से इंटर रिलेटेड हैं, और इनसे डिटरमाइन हो जाता है कि आपका जो मॉडल है वो सक्सेसफुल है कि नहीं है। तो फिर इसी स्टेप में आपका जो ओनर्स हैं चेक कर लेते हैं कि आपका अगर डेविएट हो रहा है, आपका मॉडल सही नहीं है, तो वो आपको फिर कहते हैं कि आप फिर से प्रीवियस स्टेज में जाओ। अगर आपका जो इनपुट या फिर आउटपुट आपका सही नहीं आ रहा है, तो आप के जो बिज़नेस ओनर्स हैं आपको कहते हैं, एडवाइस करते हैं कि आप की जो टीम है जाके प्रीवियस स्टेज पे जाए, और जो ये स्टेप्स हैं ना, इनको फिर से एक तरीके से किया जाए ताकि आपका आउटपुट सही आ जाए। तो ये बेसिकली 6 स्टेजेस हो गई आपकी डेटा एनालिटिक्स की लाइफ साइकिल की। तो इसी उससे हम लोग देख लिया कि इसमें क्या क्या टॉपिक्स हैं यूनिट 1 में,
और हमने ये सब कवर कर लिया है। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि फ़ेज़ 1 to 6 क्या होता है। इसी का एक एग्ज़ाम्पल अगर मैं देना चाहूँ ना, तो ये बहुत ही अच्छा एग्ज़ाम्पल आप देखो फ़ोटो में, एक रिटेल स्टोर मान लो ये है। तो रिटेल स्टोर में बेसिकली अगर आपको एम्प्लॉय किया गया, आपको कहा गया कि फाइंड करिए कि आप हमारे स्टोर का प्रॉफिट कैसे बढ़वा सकते हैं 1 महीने के अंदर। तो आपने पूरा डेटा अपने रिटेल स्टोर का अपने पास लाया और फिर उसको एनालाइज़ किया। आपने देखा कि अच्छा 18 to 24 ईयर्स के एज के जो भी स्टूडेंट्स हैं या फिर बच्चे हैं, वो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स ले रहे हैं। तो आपने उस पे डिस्काउंट का आपने सजेस्ट किया ओनर को कि आप इस पे प्लीज़ 5% 10% डिस्काउंट दे दीजिए स्टूडेंट आईडी से, तो शायद आपकी सेल्स बढ़ जाएँ। तो आपने ऐसा बोला और आपके ओनर ने इम्प्लीमेंट किया। तो आपके देखा कि अगले महीने से ही सेल्स में काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ। तो ये तरीके से डेटा का एनालिसिस आपने किया, जो कि एक सॉफ्टवेयर टूल से आपने किया होगा, एक बहुत ही स्पेशलाइज्ड तरीके से। तो इससे आपका एक पॉजिटिव रिज़ल्ट मिला बिज़नेस को और आपको भी एक तरीके से इससे, और इसमें भी यही सारे, इस प्रोसेस को करने के लिए भी वही सारे 6 स्टेप्स लगेंगे जो मैंने अभी आपको बता दिए हैं पिछले वीडियो में। थोड़ा रिवाइंड करो ना, तुम देख लोगे। आपको अगर डेटा एनालिटिक्स आपको रियल लाइफ में कैसे अप्लाई होता है, प्रोजेक्ट्स में कैसे लगता है, और ये भी सीखना है, तो आप कमेंट कर देना कि बहुत अच्छी यूज़फुल स्किल है, उसके लिए मैं वीडियो बना दूँगी। और आगे की यूनिट्स भी आ रही हैं, तो प्लीज़ फॉलो अस फॉर मोर सच कंटेंट एंड यू कैन ऑल्सो फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम, लिंक इज़ इन डिस्क्रिप्शन। And in this channel we will be covering more of the content of data analytics and other subjects, and